अस्सलाम व्यूवर्स, वेलकम टू लर्निंग लाइन। आज का लेक्चर है हमारा फिज़िक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स। इसको स्टार्ट करते हैं। इन काइनेमेटिक्स वी स्टडीड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वर नॉन एट एनी टाइम। हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस किया था जब हमें उसकी पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन का हमें पता था एक स्पेसिफिक टाइम पे। देन द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एन अदर टाइम, और फिर उसी बॉडी की वेलोसिटी पोजीशन को और मोशन को हमने किसी और टाइम पर डिस्कस करके उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था। बट वन ऑफ द थिंग्स लेफ्ट आउट ऑफ दिस डिस्कशन वॉज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी। अब हमने क्या डिस्कस नहीं किया कि उस एक्सेलरेशन की वजह क्या है, वो वेलोसिटी किस तरह पैदा हुई बॉडी में, किस तरह उसने मोशन किया। इफ़ अ स्टोन इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, अगर एक स्टोन को हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, इट इज़ एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ आ रही है। इट इज़ बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई करती है स्टोन पे, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ आता है। व्हेन वी ड्राइव अ कार और मोटरसाइकिल, द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स विच प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, इंजन की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से कार या मोटरसाइकिल आगे की तरफ बढ़ती है। वी विल ऑब्जर्व दैट वैन एवर देयर इज़ एक्सेलरेशन देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स प्रेजेंट टू कॉज दैट एक्सेलरेशन। हम ये नोट करते हैं कि जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन आती है तो एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाली फोर्स भी वहाँ मौजूद होती है। डायनेमिक इज़ कंसर्न विद द फोर्स। अब डायनेमिक्स किस चीज़ से कंसर्न कर रही है, ये डायनेमिक्स की डेफिनेशन है। डायनेमिक्स इज कंसर्न विद द फोर्स दैट प्रोड्यूस चेंज इन द मोशन ऑफ बॉडीज़, जो किसी भी मोशन में, किसी भी बॉडी के मोशन में चेंज प्रोड्यूस करे, उसकी स्टडी को हम डायनेमिक्स कहते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। A common concept of force is a push or a pull that starts, stop and changes the magnitude and the direction of velocity of a body. कॉमन कॉन्सेप्ट फोर्स का क्या है, ये वो एक खींचने या जोर लगाने की ताकत है। एक पुश एंड पुल फोर्स है जो या तो स्टार्ट कर देगी या स्टॉप कर देगी या फिर चेंज कर देगी किसी भी बॉडी की मोशन को, उसकी डायरेक्शन को, किसी भी बॉडी के मूवमेंट को, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगी। वी कम अक्रॉस मैनी फोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। हम बहुत सी ऐसी फोर्सेज को एग्जर्ट करते हैं। अभी मैंने पेन पकड़ा हुआ है और ये निब मैंने पेपर के साथ एग्जर्ट की है, तो मैं अपने हाथ से प्रेशर एग्जर्ट कर रही हूँ, ये भी एक फोर्स है। सम ऑफ देम वी अप्लाई ऑन अदर बॉडीज़ एंड सम आर एक्टिंग ऑन अस। कुछ फोर्सेस को हम किसी और बॉडी पे अप्लाई कर रहे होते हैं और कुछ फोर्सेस हम पे अप्लाई हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन अ डोर, जब हम डोर ओपन करते हैं, वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स। हम डोर को खोलने या बंद करने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार, जब हम कार में बैठे हुए हैं, वी पुश अगेंस्ट द सीट, हम अगेंस्ट द सीट पुश हो रहे होते हैं। एज द कार टर्न्स अराउंड अ कॉर्नर, जब भी वो कार टर्न करती है तो ज़ाहिर है हम जिस मोशन में हम जा रहे होते हैं, अगर हम स्ट्रेट मूव करें एकदम टर्न आएगा तो हम अपनी उसी मोशन को बरकरार रखते हुए अगेंस्ट द सीट हम मूव करते हैं। फोर्स ट्रांसफ़र एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है एक ऑब्जेक्ट में। टेक द एग्जांपल ऑफ अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो विद इट्स लोड। अब एक आदमी को कंसिडर करें जो कि इस व्हील बैरो को पुश कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है यहाँ, जिसकी मदद से वो लोड के साथ शिफ्ट हो रही है। द मैन फर्स्ट अप्लाई फोर्सेस टू लिफ्ट इट। उसने सबसे पहले उसको लिफ्ट किया, उसको उठाया, उसको टायर्स पर लाया। एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, फिर उसने फोर्स अप्लाई की, उसको पुश किया, उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की। ही अप्लाइज अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ईच हैंडल, उसने दोनों हैंडल्स में डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स को अप्लाई किया है। व्हेन टर्निंग द व्हील ब्रो एंड अराउंड द कॉर्नर इन ऑर्डर टू कीप इट फ्रॉम टिपिंग ओवर। ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई टर्न वगैरह आ रहा है तो वो उस हिसाब से उसको जो है मुख्तलिफ अपने दोनों हैंडल्स पे दोनों हाथों से, किसी हाथ में कम किसी हाथ में ज़्यादा, इस तरह करके वो उसको मैनेज करता है कि वो आगे चल सके और टर्न वगैरह ले सके विदाउट एनी लॉस ऑफ लोड। The example of the force acting on us are the force of gravity acting downward.
जो फोर्स हम पे एक्ट कर रही है, हम फ्लोर पे खड़े हैं तो ग्रेविटी ने हमें खड़ा किया हुआ है, ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींच रही है जिसकी वजह से हम फ्लोर पे बैलेंस कर पा रहे हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड एंड मैनी अदर्स. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब हम फ्रिक्शन क्या है, रेजिस्ट रगड़ की फोर्स है. जब हम ग्राउंड में वॉक करते हैं तो हमारे पाँव रेजिस्ट होते हैं, ग्राउंड से रगड़ पाते हैं. और ग्रेविटी तो एक हमें नीचे खींच रही होती है, लेकिन हमारी जो ग्राउंड है, हम जब एक स्टेप लेते हैं तो उस स्टेप को अपनी रेस्ट पोजीशन पे रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रही होती है. लेकिन हम दोनों फोर्सेस को, ग्रेविटेशनल को और उस फोर्स को बैलेंस करते हुए हम आगे की तरफ मूव करते हैं. टाइप ऑफ फोर्सेस, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो जो दो बॉडीज़ के कॉन्टैक्ट में आने से या उनके जुड़ने से फोर्स पैदा होती है. और नॉन कॉन्टैक्ट जो एक फील्ड की तरह होती है कि अगर बॉडी कनेक्ट नहीं भी हो रही, मिल भी नहीं रही, लेकिन अगर वो उस फील्ड के अंदर दाखिल हो जाती है तो वो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो जाती है. कॉन्टैक्ट फोर्सेस, द कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ फोर्स दैट इज़ एग्जर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट टू एन अदर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये अप्लाई होती है. अप्लाइड फोर्सेस पुश, पुल एंड ट्विस्ट. अप्लाइड फोर्सेस क्या हैं? पुश, पुल एंड ट्विस्ट आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस. ये सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं. सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर द फॉलोइंग. कॉन्टैक्ट फोर्सेस की अदर एग्जाम्पल्स कुछ ये हैं. सबसे पहली है फ्रिक्शन. इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट द मोशन व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अनदर. क्या कह रहे हैं? ये फ्रिक्शन जो है, ये रगड़ की फोर्स जो है, ये रेजिस्टेंस है एक तरह से. कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ टेबल पे ये बुक पड़ी है, ये अभी रेस्ट में, इसके ऊपर सिर्फ टेबल की अपवर्ड फोर्स लग रही है और बुक की वेट डाउनवर्ड लग रही है. ठीक है, ये फोर्स है. बस फ्रिक्शन कब पैदा होगी? जब हम इस बुक को पुल करते हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो बुक यहाँ रेस्ट में थी, जब हमने उसको पुल किया तो वो आगे की तरफ आ रही है. तो क्या हो रहा है? जो सरफेस है, टेबल की सरफेस, वो फ्रिक्शन अप्लाई कर रही है. अगर हमारी पुलिंग की फोर्स बहुत वीक होगी तो बुक जो है वो ज़्यादा मूव नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि टेबल की फ्रिक्शन उसको ओवरकम कर देगी. लेकिन अगर हम अप्रोप्रिएट फोर्स लगाते हैं तो बुक आगे की तरफ मूव करेगी और वो ओवरकम करेगी टेबल की फ्रिक्शन को. ये तभी फ्रिक्शन डेवलप हो रही है जब ये कॉन्टैक्ट में है. अगर बुक यहाँ हो और हम उसको यहाँ से यहाँ ले करके जाएँ, फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा दूसरे बंदर को बुक हैंड ओवर कर रहा है और वो बुक टेबल पे लाई नहीं कर रही है, ऐसे पकड़ाई जा रही है, तो उस पर फ्रिक्शन अप्लाई ही नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं है. ठीक है, टेबल से. तो ये एक एग्जांपल है फ्रिक्शन की. आगे है हमारे पास ड्रैग फोर्स. The drag force is the resistance force caused by the motion of a body through a fluid. drag force क्या है? ये भी एक resistance force है फ्रिक्शन की तरह. फ्रिक्शन सरफेस सॉलिड फोर्स, फ्रिक्शन वाली फोर्स जो थी वो सॉलिड सरफेस पे थी और ये ड्रैग वाली फोर्स जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो फ्लूइड पर है. इट एक्ट ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड. क्या कह रहे हैं? ये हमेशा जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी ड्रैग फोर्स अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड. क्या कह रहे हैं कि अगर बॉडी लाइक अ स्विमर, अगर एक पूल में स्विमर इस तरफ मूव कर रहा है तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स इस तरफ लगेगी फ्लूइड की, जो पूल में वाटर है उसकी. ठीक है, अब थ्रस्ट है. इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड. ये भी लिक्विड की अपवर्ड एक्सर्टेड फोर्स है ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट. किस ऑब्जेक्ट पे? जो उस वाटर में डूबता है. जैसे अगर हम स्टोन को पानी में थ्रो करते हैं तो स्टोन नीचे की तरफ जा रहा होता है, पानी के अंदर कुछ गहराई में जाता है. जब वो गहराई में जा रहा होता है तो थर्स्ट की फोर्स उस पर जो है वो एक्सर्ट हो रही होती है, जो कि उसको दोबारा ऊपर की तरफ पुश करती है. और एक वक्त आता है कि जब ये फोर्स ओवरकम कर देती है और स्टोन ऊपर आ जाता है वापस. व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन ऑब्जेक्ट इन अ वाटर, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स कर रहे हैं, उसको डुबो रहे हैं वाटर में, तो उसके ऊपर भी थर्स्ट की फोर्स अप्लाई हो रही होती है. वी फील एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स इंक्रीज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर. और ये इंक्रीज़ होती रहती है जैसे ही जितना जितना जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के अंदर गहराई में डूबता जाता है. एज अ शिप
कैन फ्लोट इन द सी ड्यू टू दिस फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द शिप। अब वो क्यों शिप जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर, इस फोर्स की वजह से। ये थर्स्ट की फोर्स शिप के वेट को बैलेंस कर देती है और इस वजह से शिप फ्लोट करती है वाटर पे। नॉर्मल फोर्स, इट इज़ द फोर्स ऑफ reaction exerted by a surface on any object lying on it. This force act to outward and perpendicular to the surface. क्या कह रहे हैं, ये कोई भी फोर्स हो सकती है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो उसके सरफेस पर पड़ी है वो हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पीछे दी थी, टेबल पे बुक पड़ी है तो बुक का वेट नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन नॉर्मल फोर्स क्या है, जो टेबल की तरफ से बैलेंस करने के लिए बुक पर प्रेशर डल रहा है, बुक पर फोर्स लग रही है। ठीक है, एक तो हो गई बुक की फोर्स, वेट की फोर्स जो टेबल पे आ रही है, और उसके ही रिएक्शन में टेबल की फोर्स बुक पर लग रही है। ठीक है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो सकती है। ठीक है, अब जैसे वॉल पर कोई भी फ्लास्क या कोई भी डेकोरेशन मटेरियल है तो एक तो उस पर ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, एक इस मटेरियल की फोर्स, अपनी फोर्स वॉल पे अप्लाई हो रही है, दूसरा वॉल की फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है। तो ये क्या हो रहा है कि परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द सपोर्ट फोर्स अपॉन द ऑब्जेक्ट। इनको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्सेस को सपोर्ट फोर्सेस भी कहा जाता है। एयर रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑपोजिट ऑफर्ड बाय एयर व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट। एयर रेजिस्टेंस, कोई भी एयर रेजिस्टेंस जब बॉडी एयर के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है या फिर थ्रो की जा रही है ऊपर से नीचे, तो एयर की फोर्सेस पे अप्लाई हो रही है, या हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम पर भी एयर की फोर्स अप्लाई होती है, और या फिर हम किसी लोड को शिफ्ट कर रहे हैं उस पर भी एयर फोर्स अप्लाई हो रही है। पेपर पे, बुक पे पढ़े हुए पेपर पे, अब ये क्यों उड़ता है पेपर, जब हम इस पे एयर की फोर्स अप्लाई होती है तब ये उड़ना स्टार्ट करता है, अपनी रेस्ट पोजीशन से हटता है। ये एयर रेजिस्टेंस है जो किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्टर्ब करती है। टेंशन फोर्स, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ रोप। टेंशन फोर्स हमेशा स्ट्रिंग में या रोप में ही होगी। क्या है, ये किस रोप में तब पैदा होती है जब उस रस्सी को या उस स्ट्रिंग को खींचा जाता है, या लोड की लिफ्ट करने के लिए जब उसको अटैच किया जाता है, तो ये वो चीज़ है। इलास्टिक फोर्स, द फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टेन मटेरियल बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। क्या है इलास्टिक फोर्स, ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा उसकी असली हालत में, असली साख में ले आती है जब उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होना बंद हो जाए। जैसे ये पेन का है, अभी इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो इसके अंदर का स्ट्रिंग बिल्कुल आपस में जो है जॉइन हुए हुए हैं, अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ख़त्म हो गई तो वो स्ट्रिंग जो है अंदर का वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। यहाँ अब फोर्स अप्लाई हो रही है तो स्ट्रिंग आपस में जुड़ रहे हैं। ये इनकी ओरिजिनल जो फॉर्म है वो नहीं है, ये इनकी डी फॉर्म है। अब जब हम ये फोर्स अप्लाई करना यहाँ से छोड़ेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, इसको हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ये वो फोर्सेस हैं किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान अगर वो फिजिकली कनेक्ट नहीं भी हैं तब भी। द कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम अ डिस्टेंस पर भी ये वर्क करती हैं। दैट इज़ वाई दीज आर समटाइम कॉल्ड एज एक्शन एट अ डिस्टेंस। इन फोर्सेस को एक्शन एट अ डिस्टेंस भी कहते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड, इनकी एक फील्ड होती है लिंक्ड विद अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की वजह से कि वो फील्ड में फोर्स एग्जर्ट करते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्सेस। इनको फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो और नए नाम आए हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस और फील्ड फोर्सेस। इसको माइंड में रखना है, डेफिनेशन आपको इस नाम से भी दी जा सकती है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स अब इनके पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम अ ट्री इज़ वन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, एप्पल जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है फ्रॉम अ ट्री, ये है एक एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्शन की।
When we throw an object upward, it is the gravitational force of the earth that bring it back to the earth. क्या है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस नीचे की तरफ क्यों आता है? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही होती है. In fact, the gravitational force is the attractive force that exists among all bodies with which have mass. क्या कह रहे हैं? एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर वेट वाली बॉडी पर एग्जर्ट होती है, उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, उस पर एग्जिस्ट करती है. इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है जो कि गिवन की गई थी, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई थी बाय न्यूटन. उसको कहा गया न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फॉर्मूला इसका है F=g. ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. m1 m2 ये दो मैसेज हैं बाय r². ये उन दोनों मैसेज के दरमियान का डिस्टेंस है. मैसेज डिस्टेंट आर अपार्ट एंड g इज़ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. इट्स वैल्यू इज़, g की वैल्यू हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम. The sun's gravitational force keeps the earth at and all the planets of our solar system in fixed orbits. सन की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ को और बाकी प्लैनेट्स को उनके ऑर्बिट्स में फिक्स रखती है. सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ कीप द मून इन इट्स ऑर्बिट. अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे एग्जर्ट हो रही है जिसकी वजह से मून अपने ऑर्बिट में ही सर्कुलेट करता है. It also keeps the atmosphere and ocean fixed on the surface of the earth. क्या कह रहे हैं? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ना सिर्फ मून को बल्कि एटमॉस्फेयर एंड ओशंस को भी फिक्स रखता है अपने सरफेस पे. इवन एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन अ सरफेस एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स कॉल्ड इट्स वेट. इवन अगर कोई बॉडी रेस्ट पर भी है सरफेस पे तो उसकी वेट डाउनवर्ड अप्लाई हो रही होती है ड्यू टू attractive forces of the earth also known as gravity. क्यों, किस वजह से? अगर वो रेस्ट पर है फिर भी उसकी वेट की फोर्स अप्लाई हो रही है नीचे की तरफ. क्यों? क्योंकि अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स है जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, उसकी वजह से. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट. दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान ये फोर्स पैदा होती है. द ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर को. जैसे हमारे पास चार्जेस होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव और माइनस को हम पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को मैच कर लेगा. अगर हम पॉजिटिव और पॉजिटिव को पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, एक दूसरे को दूर फेंक देंगे. लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है. ठीक है, अब ये देखो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि इनके अंदर दोनों के अंदर सेम चार्जेस हैं. मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स विच a magnet exert on another magnet and magnetic material like iron, nickel and cobalt. क्या कह रहे हैं? ये मैग्नेटिक फोर्स दो मैग्नेट्स के दरमियान हो सकती है या वो उन मटेरियल्स के ऊपर जो मैग्नेट से अट्रैक्ट या रिपेल होते हैं उन पर. You might have observed that iron pins are attracted and in the presence of magnet without any physical contact. क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक फासले पर यहाँ पर पिन्स को रखें और मैग्नेट उनके पास लाएं तो पिन्स खुद मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स भी फील्ड में काम कर रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. क्या कह रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स दोनों पोल्स में या तो अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी. रिपल्सिव कब होगी? जब नॉर्थ के सामने हम नॉर्थ रख देंगे. और अट्रैक्टिव कब होगी? जब साउथ के सामने हम नॉर्थ रख देंगे. ठीक है, सेम उसी तरह जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में था कि सेम चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट. यहाँ पर भी सेम पोल्स जो है रिपेल करेंगे और डिफरेंट पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, strong and weak nuclear forces, these are also non-contact forces acting between the subatomic particles. अब ये न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये हमें नाम से पता चल रहा है कि एटम के अंदर की बात हो रही है. एटम के अंदर न्यूक्लियर की फोर्सेस की बात हो रही है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो रही है. वी स्टडी दीज फोर्सेस इन नेक्स्ट सेक्शन. अब हम क्या करेंगे इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे जो कि है फंडामेंटल फोर्सेस, जिसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी.
होप करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।